नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज को। इसमें आज हम पढ़ेंगे पहले पार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। स्वायत्तता शब्द का मतलब यह है कि भारत के प्रांत जो थे आज़ादी से पहले उन्हें अपने क्षेत्र में शासन करने की अनुमति मिलना। तो यह जो अनुमति प्रदान की गई थी, जो स्वायत्तता प्रदान की गई थी, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्वायत्तता प्रदान की गई थी कि वह अपने क्षेत्र में शासन कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ी कुछ पॉइंट्स भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एग्जाम्स में आता रहता है और हमारे भारतीय संविधान में तो बहुत ही अहम रोल है इसका, क्योंकि लगभग इसका पूर्णतः अंश जो है हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित है। इसके जो मुख्य उपबंध थे वह थे, संघात्मक सरकार की स्थापना जो थी वो 1935 में देखने को मिलती है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो हुई थी वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही की गई थी। प्रांतों में जो द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी वो भी इसके अंतर्गत थी, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में भी पढ़ा था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ये भी आपका 1935। प्रांतीय शासन मंडल या भी प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, यह सभी प्रमुख पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935 के, जो भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं या रखे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। यूएसए का संविधान, मतलब कि आपका अमेरिका। दूसरा है सोवियत रूस का। तीसरा है ब्रिटेन का और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वह पूर्णतः लगभग भारतीय संविधान में रखा गया है। तो सबसे अधिक प्रभाव की बात करें इन ऑप्शंस के हिसाब से तो भारत शासन अधिनियम इसका आंसर होगा। हालांकि यूएसए और ब्रिटेन के संविधान से बहुत सी चीजें ली गई हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो 1935 भारत शासन अधिनियम ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे। इसका कहने का मतलब भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय संविधान सभा का सदस्य कौन था या कौन थे। राजनीतिक दलों द्वारा नामित व्यक्ति, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित व्यक्ति या गवर्नर जनरल द्वारा नामित व्यक्ति। तो इसमें बात करें तो जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसमें जो प्रमुख सदस्य रखे गए थे वह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों को रखा गया था और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप संविधान का निर्माण कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। अंतःकालीन का मतलब है कि अंततः जब फाइनल हुआ था सब कुछ तो संसद में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर आपका होगा 296, 296 सदस्य अंतःकालीन संसद में थे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से, जापानी संविधान से। आयरिश जो संविधान है वो आयरलैंड के संविधान का नाम है। और बात करेंगे इसके बाद में ब्रिटिश संविधान। देखिए आपात उपबंध यदि आप देश की बात करेंगे तो आपके जर्मनी से लिए गए हैं, और जब जर्मनी आपको ऑप्शन में नहीं देता है तो आपको ऑप्शन टिक करना होता है भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि बहुत से पॉइंट हैं जो भारत शासन अधिनियम में रखे गए थे दूसरे देशों से लाकर, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम से वह पॉइंट सीधा हमारे संविधान में रख लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। यह आपका सीजीएल 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है।
वेवेल प्लान्स के अंतर्गत बनाई गई थी, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत बनाई गई थी, या अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत बनाई गई थी, या कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत बनाई गई थी। तो इसमें संविधान सभा जो बनाई गई थी तो वह कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो इसके कहने पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कि कैग की बात कर रहा है, ये कैग की जो पोस्ट है किसके अंतर्गत सुझाव दिया गया था? 1909 अधिनियम के अंतर्गत, 1919 अधिनियम के अंतर्गत, 1935 अधिनियम के अंतर्गत, या 1947 अधिनियम के अंतर्गत? तो जो इसका सुझाव दिया गया था इसका सुझाव 1919 अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? मतलब इसमें यह कहा गया स्वतंत्रता है वह किसको दर्शाती है? स्वतः उदारीकरण को, प्रवृत्ति एवं बर्ताव को, सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता को, धार्मिक रूढ़वादिता को? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वह आपका सही होगा, क्योंकि यह हमारी प्रस्तावना में भी बताता है कि सभी प्रकार की स्वतंत्रता और मूल अधिकार जो दिए गए, मूल अधिकार तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्वतंत्रता से ही संबंधित हैं। उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता को बताया गया है डिटेल से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? लोकतांत्रिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय? बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, या भारतीय संविधान में डिटेल से दी गई है कि इसमें यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि होती है तो वह अपना पक्ष रख सकता है। जबकि लोकतांत्रिक की बात की जाए तो यह बात नहीं की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ये तीनों शब्द शामिल हैं, जबकि लोकतांत्रिक शब्द शामिल नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसमें लोकतंत्र के आदर्शों को देखने की बात की गई तो जो प्रस्तावना है आपकी उसके अंतर्गत हम पूरे संविधान को देखते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वह आपका सही होगा, प्रस्तावना। इसमें भाग 1 आपका संघ से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, भाग 3 आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित, और भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। लेकिन जहां बात आती है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की तो उसे हम प्रस्तावना में ही देखते हैं, खोजते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रवक्ता संपन्न, सॉरी यहाँ पर प्रवक्ता नहीं प्रभुता होगा, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और एक गणराज्य। यदि बात करते हैं भारतीय संविधान की तो उसमें जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में आता है कि प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये सभी के सभी शब्द हमारे प्रस्तावना में आते हैं। जबकि यदि इन शब्दों की बात करें तो ये शब्द भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में आते हैं, लोकतांत्रिक शब्द आपका नहीं आता है, और एक गणराज्य भी आपका शब्द आता है। तो अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। इसके साथ एक चीज और जान लेते हैं, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे अलग से, और ये एक संविधान संशोधन था प्रस्तावना में। इसके अलावा कोई भी संशोधन संविधान की प्रस्तावना में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? मतलब कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं रखा गया था? स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो समाजवादी शब्द है, मैंने आपको अभी बताया है कि समाजवादी शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, और इसमें पूछा है कि जो मूल हमारा संविधान था, मूल संविधान में कौन सा शब्द नहीं था? तो आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्षक का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात की गई तो इसमें लोगों की सत्ता की बात की गई है।
तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं और उनको चुनती है जनता अपने कामों के लिए, तो क्या होता है जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उनका प्रभुत्व की बात की जाएगी तो वह होगा हमारा लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। जनता के प्रतिनिधि जो हम लोग चुनते हैं जैसे कि विधायक और सांसद, यही हमारे प्रतिनिधि होते हैं संसद में, विधानमंडल में, तो यही होती है हमारी लोकप्रिय प्रभुसत्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? CHSL 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत के पास अपना संविधान नहीं था। संविधान के निर्माण का प्रोसेस चल रहा था। संविधान जब हमारा कुल बन के तैयार हो गया था तो वह तारीख थी हमारी 26 नवंबर की। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बन के तैयार था। तो इस तिथि को हम आज विधि दिवस के रूप में मनाते हैं और उस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, इसलिए उस दिन भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। हालांकि लागू होने की जब बात आती है तो इसका ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान तब लागू होता जब 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था, जिसे हम मूल संविधान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान पूर्णतः किसी तिथि से लागू हुआ? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था। इसे हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था। तो प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है। इसमें हमारे 3 शब्द जुड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हमारा 1976 में था, और एक ही संशोधन हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, एक बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सी चीज ऐसी है इसमें ऑप्शंस में जो आपकी उल्लेख नहीं की गई है? न्याय क्या, भ्रातृत्व क्या, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का? तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके वयस्क मताधिकार के बारे में प्रस्तावना नहीं बताती है। इस शब्द को नहीं बताया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और ना ही वयस्क मताधिकार को संविधान में कहीं पर भी बताया गया है। सिर्फ अनुच्छेद 326 जो हमारा है वह यह बताता है कि जो वयस्क मताधिकार होगा उसके आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है वयस्क मताधिकार को, उसकी एज क्या होगी, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, कहीं पर भी पूरे संविधान में नहीं बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? संघीय शब्द की बात की गई है प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं। तो संघीय शब्द जो भारतीय संविधान में रखा गया वह भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। आपके वर्तमान में 448 अनुच्छेद ले लीजिए, इसमें आपको कहीं पर भी संघीय शब्द देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद आपका 1 बताता है कि इंडिया मतलब कि भारत, राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में ही आपको इंडिया को भारत बताया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।